गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम क्लास कराने जो जा रहे हैं वो झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि ये जो क्लास है वो 15 अगस्त के लिए है, तो बिल्कुल सही। ये जो क्लास था वो 15 अगस्त यानी कि कल ही होने वाला था, जो कि अभी हम करा रहे हैं। कल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो JCEC का वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, वो भी कल भी नहीं हुआ और परसों रात से ही यानी कि नहीं हो रहा है, और कल उसका एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे बतला दे रहे हैं, इसलिए कि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है उसी दिन जिस दिन आता है, ताकि आप लोग बाद में फंस जाएंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आया है डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मेरा एज अ टीचर, एज अ गाइडेंस, जो आप लोगों का भरोसा है, तो मैंने क्या किया, तो मैंने लगभग अपने स्तर पे 50 से 60 लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाया है। किया नहीं है, JCEC से करवाया है। जितना लोगों का मैसेज कल आया था सारे लोगों को डाउनलोड करा के भेज चुके हैं। जितना लोग का नहीं आ पाया उन लोगों का नहीं हो पाया। कुछ लोगों का अभी मैसेज आया तो हम अभी आज उनका फॉरवर्ड किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। अब उधर से क्या रिप्लाई आता है उन लोगों का, अगर होता है तो ठीक है। बाकी ये आप लोगों को इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैसे पता चलेगा एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते इसीलिए कल एक क्लास नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा मैसेजेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करूँ, उन लोगों का भी एडमिट कार्ड ज़रूरी था क्योंकि उन लोगों का आज एग्ज़ाम है। अभी एग्ज़ाम है 10 बजे से एग्ज़ाम है, 10 बजे से सुबह में एग्ज़ाम है। जैसा कि अभी बतला दूँ तो अभी यहाँ पे 6 बज रहा है जब हम यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव से संतति उत्पन्न होने के कारण संतति सामान्यतः कैसी होती हैं। और ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोगों को ये क्लास जो है वो ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो बतलाइए, अलैंगिक जनन में एक ही जीव में संतति उत्पन्न होने के कारण संतति सामान्यतः कैसी दिखाई देती है। आनुवांशिक रूप से समान, हमेशा पूरी तरह समान, केवल आधी समान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है, जीव जो संतति होते हैं अलैंगिक जनन द्वारा, इसमें जो है वो आनुवांशिक रूप से समान दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलैंगिक में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। और अमीबा जो है वो एक भाग से जो है वो 2 भाग में होता है, यानी कि एक भाग से दूसरा भाग में यहाँ पे बदल रहा है। तो इसमें कौन सा जनन हुआ, मुकुलन हुआ, द्विखंडन हुआ, बीजाणु निर्माण हुआ, या पुनरुद्भवन। तो आप भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 खंड में विभाजित हो रहा है और यहाँ पे लिखा भी है कि अमीबा में द्विखंडन। तो अमीबा में जो होता है वो द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। इसके अलावा लेशमानिया में भी आपको द्विखंडन देखने को मिलता है। तो अमीबा भी आप याद रख सकते हैं, इसके अलावा लेशमानिया भी याद रख सकते हैं। तो इन दोनों में आपको द्विखंडन देखने को मिलता है। इसके अलावा कालाजार के रोगाणु एक होता है, कालाजार के रोगाणु। ये सब आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कल ही होना था लेकिन नहीं हो पाया आप लोगों को, जैसा कि बताएं कि क्यों नहीं हो पाया। कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया और अमीबा, ये सब में जो होता है वो बाइंड्री फ्यूजन होता है, यानी कि द्विखंडन होता है। इसके अलावा आपको बतला दूं कि प्लाज्मोडियम वगैरह यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन भी दिया है कि प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। प्लाज्मोडियम जो है इसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, या फिर विखंडन। तो जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें बहुखंडन होता है, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन होता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम होता है और इसमें जो है वो मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुखंडन होता है, बहुखंडन होता है। इसके अलावा आपको और भी जानना है यहाँ पे, आप लोग नोट करते चलिएगा जो जो अभी हम आपको बतला रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा में आपका विखंडन होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके अलावा हाइड्रा होता है, हाइड्रा में किससे होता है, तो हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी होता है, पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन भी होता है। और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है,
हाइड्रा के अंदर मुकुलन भी होता है। हम आगे बतलाएंगे मुकुलन क्या होता है, और जो पुनरुद्भवन है उसको भी आगे हम बतलाएंगे, बट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। एक और आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि कलिकाएं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती। ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होता है इसमें क्या होता है, तो ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन जैसे कि पौधा दिखाई दे रहा होगा, जितने भी ज़मीन से टच होंगे ये पत्ती से जो है वो नया पौधा यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्ती है ज़मीन पे जो गिरा है, ये पत्ती से नया पौधा निकल जाएंगे और इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, इसको बोलते हैं। और इसमें आपको पत्तियों द्वारा जो होता है वो मेन यहाँ पे याद रखना ब्रायोफिल्म की पत्ती द्वारा होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन का प्रमुख तरीका है। तो स्पाइरोगाइरा जो है इसमें अलैंगिक जनन का प्रमुख तरीका क्या है, तो स्पाइरोगाइरा के अंदर जो होता है वो विखंडन होता है। विखंडन होता है, क्लियर है। स्पाइरोगाइरा में विखंडन होता है। इसके अलावा हाइड्रा में भी होता है विखंडन, हाइड्रा में भी विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनी अतिरिक्त ग्लूकोज ऊर्जा का भंडारण मुख्यतः किस रूप में होता है। तो जो पौधा के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ग्लूकोज बनता है उसमें अगर ये ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है, अतिरिक्त ग्लूकोज बनता है, उसका भंडारण यानी कि स्टोर किस रूप में होता है। तो अगर पौधे में बात करें तो पौधों में जो इसका स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है पौधों के अंदर। अगर यही मनुष्य के अंदर पूछा जाए तो मनुष्यों के अंदर किस फॉर्म में होता है, बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। और ये आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से आप लोगों को कहते हैं, तो आज की क्लास जो है वो आप लोगों को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होता है, बतलाइए। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है वो 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनाता है, रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है प्लस 6O2 बनाता है। और जो यहाँ पे बोला है कि ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो मुख्यतः किस पदार्थ से प्राप्त होती है, तो O2 जो होता है वो जल से प्राप्त होता है। जो 6H2O है जल से प्राप्त होता है, O2 जो है वो जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है कि CO2 लेता है और वातावरण से, और साथ में जड़ से H2O लेता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं। CO2 प्लस जल यहाँ पे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने में क्या हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में आपको सूर्य के प्रकाश और यहाँ पे क्लोरोफिल हेल्प करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है वो अपना भोजन बनाता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन है। अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन है, यहाँ पे बतलाइए, यहाँ पे बतलाइए। और एक और क्वेश्चन, एक सेकेंड हल्का सा पीछे आते हैं, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है डाउट। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में क्या बतलाते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है उसका भंडारण किसके द्वारा होता है, तो स्टार्च के द्वारा होता है। आप लोगों को शायद ग्लाइकोजन बोले थे, वो गलती से बोला गया था, स्टार्च के द्वारा होता है। और मनुष्यों में जो होता है वो ग्लाइकोजन के, मनुष्यों में जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। इसको रिपीट फिर से करते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो स्टार्च के द्वारा यहाँ पे होता है, और जो मनुष्यों में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, मनुष्यों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि
प्रकाश यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन है? अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? बतलाइए यहाँ पे। अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम या ट्रिप्सिन एंजाइम। तो अमाशय में बोला है स्टमक के अंदर अगर जो प्रोटीन पाचन करना है तो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन पाचन के लिए होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन पाचन में हेल्प करता है। कहाँ पे हेल्प करता है? तो स्टमक के अंदर हेल्प करता है, अमाशय पेट के अंदर हेल्प करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्यों में अतिरिक्त ग्लूकोज का भंडारण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है मुख्य रूप से मनुष्यों के अंदर, और पौधों के अंदर जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में और मनुष्यों के अंदर जो भंडारण होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में बतलाते हैं मुकुलन विधि द्वारा। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, मुकुलन विधि में आपको एक और यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट। तो ईस्ट और हाइड्रा जो है इसमें मुकुलन विधि से होता है। और मुकुलन विधि में क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मुकुलन विधि हाइड्रा में हो रहा है, और इसमें जो है वो बर्ड्स यहाँ पे निकलते हैं इसके साइड से, और ये जो बर्ड्स टाइप के निकलते हैं, छोटे कलिकाएं निकलते हैं, ये अलग हो जाते हैं और फिर यहाँ से अलग अलग दोनों नया यहाँ पे जीव बन जाते हैं। तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि देखने को मिलता है और ईस्ट के अंदर भी यही मुकुलन विधि देखने को मिलता है। और ईस्ट के अंदर हाइड्रा के अंदर एक और आप लोगों को बतलाए थे पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। तो पुनरुद्भवन क्या होता है उसको भी आगे हम बतलाएंगे, आगे उसको भी हम बताने वाले हैं, उसका भी इमेज हम आप लोगों को लाए हैं। उसमें एक कोई भी जीव है उसको अगर कितना भी भागों में काट दिया जाए तो वो हर एक भाग, उसका हर एक पार्ट नया जीव में कन्वर्ट हो जाता है। वो होता है आपका पुनरुद्भवन पुनर्जनन। हम आपको आगे इमेज के थ्रू उसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित वृद्धि हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, इसका मुख्य कार्य क्या है? केवल पाचन नियंत्रित करना, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, केवल रक्त का थक्का बनाना, या फिर केवल श्वसन नियंत्रण करना? क्या होता है इसका वृद्धि हार्मोन का मुख्य कार्य? यहाँ पे बतलाइए। तो वृद्धि हार्मोन का अगर मुख्य कार्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। शरीर के जो वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका यहाँ पे क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन दिया है पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड से, थायरॉयड ग्रंथि से, या फिर अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से। तो बतलाइए कि एड्रेनलिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये आपका एड्रेनलिन यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एड्रिनल हार्मोन। एंड ये जो है वो इमरजेंसी के समय काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन के नियंत्रण में कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? बतलाइए अनैच्छिक क्रिया में कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? अनैच्छिक क्रिया के अंदर कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम या ऑप्टिक लोब। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि क्या हो गया, हमारा वाइटल्स ऑर्गन हो गया, जैसे कि हार्ट रेट जो होता है, जो धड़कन यहाँ पे होता है, बोल रहा है रेस्पिरेशन का नियंत्रण, ये सब अनैच्छिक क्रिया में होता है। ये जो है वो कौन सा भाग का महत्वपूर्ण है? नियंत्रण में कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? तो इसका जो नियंत्रण में महत्वपूर्ण भाग होता है वो मेडुला होता है, मेडुला होता है। मेडुला कहाँ पे स्थित होता है? तो पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शरीर का संतुलन और सीधी रेखा में चलने जैसी क्रियाएं मुख्य रूप से किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का जो संतुलन होता है वो बैलेंस एंड उसका एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? यहाँ पे बतलाइए। तो अगर एक कंट्रोल की बात करते हैं तो क्या सेरिब्रम द्वारा होता है या सेरिबेलम द्वारा, मेडुला या हाइपोथैलेमस?
तो जो शरीर का संतुलन हो गया, सीधी रेखा में चलना, ये सब जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो सेरिबेलम के द्वारा होता है, यानी कि अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। सेरिबेलम के द्वारा, ऑप्शन बी होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। क्लियर है? जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना हो गया, पेंसिल उठाना, लिखना वगैरह, ये सब जो होते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हम आप लोगों को बतलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन के स्राव के बाद सामान्यतः क्या होता है? एड्रेनलिन को जो स्राव होता है उसके बाद क्या होता है? हृदय गति घटती है, शरीर की आपातकालीन प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, या रक्तचाप हमेशा शून्य होती है, या पाचन पूरी तरह रुक जाती है। क्या होती है जब एड्रेनलिन का स्राव होता है? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसका स्राव होता है। तो यहाँ पे एक क्या है, यह एक इमरजेंसी हार्मोन है और ये फाइट एंड फ्लाइट का काम करती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? शरीर की आपातकालीन प्रतिक्रिया जो है उस सक्रिय हो जाती है। शरीर की जो भी आपातकालीन प्रक्रिया होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज एक्टिवेट, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होती है वो एक्टिवेट हो जाता है बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन का उदाहरण किस में देखा जा सकता है? तो आपको बतलाया पुनरुद्भवन आपको किस में देखा जा सकता है? तो कौन कौन दो बतलाए थे? एक हाइड्रा बतलाए थे और एक प्लेनेरिया बतलाए थे। तो ऑप्शन ए पे ही देखिए प्लेनेरिया दिया है और यहाँ पे दिया है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जीव है, इसको अगर दो भाग में काटते हैं, तीन भाग में काटते हैं तो एक जीव ऊपर जाता है, एक जीव बीच में और एक जीव यहाँ पे नीचे है, और ये तीनों जीव है वो पूरा बॉडी का निर्माण कर लेता है। इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि जितना भागों में इसको काटा जाए उतना उसका पूरा जो भाग है बॉडी है वो डेवलप हो जाता है। इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन, पुनर्जनन बोलते हैं। इसके अलावा प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों याद रखना है, आपका एग्जाम में कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर यहाँ तक है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि निषेचन के बाद बीजांड यानी कि ओव्यूल सामान्यतः किसमें विकसित होता है? निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो किस में विकसित होता है? तो सामान्यतः जो है वो सीड्स में विकसित होता है, बीज में विकसित होता है। निषेचन के बाद जो है वो बीज में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डीएनए की प्रतिलिपि बनना यानी कि डीएनए कॉपिंग जनन में क्यों महत्वपूर्ण है? डीएनए का कॉपी बनना क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि इसमें केवल ऊर्जा बनती है, इससे केवल ऊर्जा बनती है, या अनुवांशिक सूचना को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायता करता है, या इसमें केवल भोजन पचता है, या इसमें ऑक्सीजन बनती है? तो देखिए आप सभी को पता है जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इट हेल्प्स ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि यह अनुवांशिक सूचनाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए इसका डीएनए का कॉपिंग बनना बहुत ही ज़रूरी है। डीएनए का कॉपी बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डीएनए का कॉपी बनने में अगर गलत भी होता है तो यहाँ पर म्यूटेशन देखने को मिलता है, जो डीएनए में एबनॉर्मलिटीज हो जाता है तो म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुंकेसर यानी कि स्टेमन के दो मुख्य भाग है। पुंकेसर का कौन कौन सा दो भाग होता है? वर्तिकाग्र और वर्तिका, परागकोश और तंतु, अंडाशय और बीजांड, या वर्तिका और अंडाशय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह है पुष्प, इसके अंदर जो है वो पुंकेसर है और यहाँ पे स्त्री केसर है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इधर, और इधर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या पूछा है कि टू मेन पार्ट ऑफ द स्टेमन, यानी कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर का दो मेन पार्ट कौन है? तो एक परागकोश है और एक तंतु है, परागकोश है और एक तंतु है। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछता कि स्त्री केसर इनमें से कौन है जो स्त्री केसर का पार्ट है, और आपको ऑप्शन देता वर्तिका, यहाँ पे वर्तिका, अगर वर्तिका, अंडाशय और परागकोश, तो कौन नहीं है स्त्री केसर का पार्ट? तो परागकोश। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो आपको यहाँ पे इमेज है, इसको अच्छा से देख लेना है। स्त्री केसर के अंदर आता है वर्तिका आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है, और पुंकेसर के अंदर जो आता है वो परागकोश आता है और तंतु आता है।
दोनों पुंकेसर के अंदर आता है। और इसको आप लोगों को याद कर लेना है, इसका इमेज आप अच्छा से देख लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा। हालांकि इसका PDF जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। तो चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्त्रीकेसर का सही क्रम कौन सा है। स्त्रीकेसर का सही क्रम कौन सा है यहाँ पे बोला है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र यहाँ पे है, वर्तिका यहाँ पे है, अंडाशय यहाँ पे है। सेकंड है परागकोश। तो यहाँ पे स्त्रीकेसर का बोला है तो सबसे पहले आपको परागकोश जिसमें दिया है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो परागकोश जो है वो स्त्रीकेसर का भाग नहीं है बल्कि पुंकेसर का भाग है। यहाँ पे भी परागकोश है, एंथर है, और यहाँ पे भी परागकोश यानी कि एंथर है, तो यह नहीं होगा। बाकी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं स्टिग्मा बोलते हैं वर्तिकाग्र को। इसके बाद आपका स्टाइल यानी कि वर्तिका पे जाएगा, इसके बाद ओवरी पे जाएगा। यानी कि यहाँ से कोई भी परागकण आता है तो वर्तिकाग्र के ऊपर आता है, वर्तिकाग्र के ऊपर आता है तो ये जो है वर्तिकाग्र से कहाँ पे जाएगा? वर्तिका के माध्यम से होते हुए आपका ओवरी तक जाएगा, अंडाशय तक जाएगा। तो इसका जो सही क्रम होता है वर्तिकाग्र होता है, फिर वर्तिका होता है, फिर अंडाशय होता है। और ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया है यह सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया हुआ है यह बिल्कुल सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक बतलाइए आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी? अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। बतलाइए कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। तो यानी कि यहाँ पे लार के अंदर बोला गया है और लार ग्रंथि यानी कि सैलावरी एंजाइम पाया जाता है। इसमें जो है वो सैलावरी एंजाइम पाया जाता है। और सैलावरी एंजाइम यानी कि इसके अंदर जो है वो सैलावरी एंजाइम जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। सैलावरी एमाइलेज पाया जाता है लार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज हो जाएगा और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। तो टाइलिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको टाइलिन लिखा मिलता है तो टाइलिन भी हो जाएगा, या फिर एमाइलेज आपको देखने को मिल रहा है तो एमाइलेज भी हो जाएगा। कि लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन करता है वह होता है एमाइलेज। एमाइलेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि HCl अमाशय में किस ग्रंथि या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो किस ग्रंथि या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो लीवर सेल, गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अग्नाशय या फिर लार ग्रंथि सैलावरी ग्लैंड। तो HCl जो है वो कहाँ पे सिक्रेट होता है? तो अमाशय से सिक्रेट होता है। और इसमें जो सिक्रेट करता है वो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ करती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय की दीवार में स्थित होता है और विभिन्न गैस्ट्रिक सिक्रेशन का स्राव करता है, जिसमें से एक गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है HCl होता है। HCl होता है या भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl जो होता है वो अम्लीय वातावरण देता है ताकि यह जो होता है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करने में हेल्प करता है। और आपको बतलाते हैं पेप्सिन किस लिए होता है। तो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है स्टमक के अंदर। तो जो पेप्सिनोजन होता है इसको जो HCl होता है ये सक्रिय कर देता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में सक्रिय करता है ताकि जो भोजन है उसका डाइजेशन हो सके और उसके अंदर जो आने वाला भोजन के साथ सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं उसको नष्ट करते हैं। तो HCl का यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है। अमाशय में HCl का मुख्य कार्य क्या है। वसा का पूर्ण पाचन, पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए अमाशय माध्यम देता है, ग्लूकोज का अवशोषण या पित्त बनाता है। तो अभी हम आप लोगों को बतलाएं जो HCl होता है क्या करता है। तो सबसे पहला नंबर की वो अम्लीय माध्यम तो देता ही देता है, लेकिन पेप्सिन को सक्रिय करता है। जो पेप्सिनोजन होता है इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। और भी अगर इसका काम बोले तो ये भोजन के अंदर जो आने वाला सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको भी यहाँ पे नष्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए अम्लीय माध्यम देता है और सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है?
यहाँ तक बतलाइए आप लोगों का क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमाशय से छोटी आंत में आने वाला भोजन सामान्यतः कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या केवल वसायुक्त होता है? तो देखिए अभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखें कि अमाशय से छोटी आंत में आने वाला भोजन, छोटी आंत में भोजन कैसा होता है ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहाँ पे जो आपका स्टमक है, यहाँ पे देखिए जो स्टमक यहाँ पे आपका है, स्टमक है, यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से छोटी आंत में जो आने वाला भोजन होता है ये कैसी होती है। तो आपको भी पता है कि जो स्टमक है इसके अंदर HCl होता है और यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो अमाशय से जो छोटी आंत में आने वाले भोजन होता है यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत में जो भोजन की प्रकृति कैसी होती है, तो अगर छोटी आंत में आ जाता है तो ये जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। छोटी आंत में क्यों क्षारीय होता है? तो इसको जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड ओबाइल जूस वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं इसको क्षारीय बना देते हैं, इसको क्षारीय बनाते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन होते हैं तो क्षारीय होते हैं, लेकिन स्टमक के अंदर होते हैं, अमाशय के अंदर होते हैं तो भोजन जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इसको भी यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में कौन से प्रमुख रस स्रावित होते हैं? छोटी आंत के अंदर जो भोजन के पाचन में कौन सा मुख्य रस स्राव होते हैं? तो जो मुख्य रस यहाँ पे स्राव होते हैं, यहाँ पे केवल लार होते हैं? तो नहीं, ये जो है वो माउथ से यहाँ पे स्राव होते हैं। पित्त, अग्नाशयी रस और आंतों का रस बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो बाइल जूस का स्राव होता है, पेनक्रियाटिक जूस का होता है और इंटेस्टाइनल जूस का होता है। केवल HCl तो ये भी गलत है और केवल पेप्सिन तो ये भी गलत है। पेप्सिन आपका HCl स्टमक के अंदर ही स्रावित हुआ। अब बात करते हैं पित्त रस में, तो बाइल यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे अग्नाशयी रस में आपका जो होते हैं वो लाइपेज होते हैं, एमाइलेज होते हैं और ट्रिप्सिन होते हैं। इसका ट्रिक LAT याद रख सकते हैं कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करते हैं तो फैट का, लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज क्या करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको भी आप नोट कीजिएगा। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेशन, एमाइलेज जो है वो स्टार्च डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और लाइपेज जो होता है वो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को जो एक क्लास आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए हैं ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और इस सारा क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कीजिएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आप लोग वो गलती ना कीजिएगा जो अभी स्टूडेंट फेज कर रहे हैं, डाउनलोड नहीं किए हैं और उनका आज ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आप लोगों को जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो हम तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे और आप लोग तुरंत से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में।